जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन है और मैं इस वक्त कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सर्विसेज अस्पताल लाहौर में काम कर रहा हूँ। मेरा मेडिकल प्रोफेशन से लास्ट 13 से 14 साल से तल्लक है। इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो मैं हसाम हेल्थ सर्विसेज को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए भी ये अजीब सी चीज़ होगी कि ये नई चीज़ क्या है, तो इट्स अ रेवोल्यूशन। ये दुनिया में आने वाले वक्तों के लिए एक रेवोल्यूशन है जो आईटी के मैदान में हर चीज़ को आपके डोर स्टेप पे ला के आपकी मदद करने के लिए बनाई गई है। मींस कि अगर आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, जो आपकी बेस्ट लैब्स हैं उनको अपने डोर स्टेप पे लेके आना चाहते हैं, या जो मेडिसिन आप मंगवाते हैं उसको लेके आना चाहते हैं, तो मेरे यहाँ से ये ऐप इस चीज़ में रेवोल्यूशन क्रिएट करेगी आपके लिए। सो मैंने तो इस ऐप को यूज़ किया, बड़ी कंफर्टेबल ऐप है। काइंडली इस कंफर्टेबल ऐप को यूज़ करें, डाउनलोड करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि हम जिसकी भी मदद कर सकें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जितनी भी ऐप्स के थ्रू आप चीज़ें अपने डोर स्टेप पे मंगवाएंगे आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलेंगी। सो मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ और इनको बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करे। और हमारे पाकिस्तान में जिस तरह आजकल की महंगाई के दौर में इन्होंने ये ऐप को लॉन्च किया और डिस्काउंट रेट पे आपके घर पे आपकी लैब्स, आपके डॉक्टर्स और आपकी जो मेडिसिन है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके लिए कामयाबियाँ अनायत फरमाए। थैंक यू वेरी मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इन सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। आज हम दोबारा हसाम हेल्थ सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आपके सामने दोबारा पेश हैं और आज भी हमारा जो एजुकेशन टॉपिक है प्योर एंडोक्राइन के टॉपिक रिलेटेड है, जिसमें हम आपको चाहते हैं कि आपको गाइड किया जाए और अल्लाह ताला करे उससे आपकी ज़िंदगी में और आपकी सेहत पे आसानियाँ पैदा हों। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है हाइपर थायराइड। लास्ट में हमने डिस्कस किया था थायराइड का काम कम करना। आज डिस्कस करेंगे कि थायराइड का काम ज़्यादा करना ये क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं, फिर ये कितनी टाइप्स का होता है और इसमें हम आपको किस तरह डायग्नोज करते हैं और इसके बाद ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है और उसकी मुद्दत क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म की अलामात क्या होती हैं। जो कॉमन अलामात हैं, पेशेंट को गर्मी ज़्यादा लगना, सर्दी के मौसम में भी गर्मी ज़्यादा लगना, पसीना ज़्यादा आना, हाथ का कांपना, पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगनी और भूख लगने के और खाने के बावजूद पेशेंट का वज़न कम होते जाना। उसके बाद पेशेंट को मोशन लगे रहना, या पेशेंट अगर फीमेल है तो उसकी जो डेट है वो उसकी डेट ना आना, या पेशेंट जो फीमेल पेशेंट है उसमें इनफर्टिलिटी का आ जाना, या पेशेंट की टांगों की कमज़ोरी या बाजुओं की कमज़ोरी आ जाना, ये कॉमन। या पेशेंट के गले में आप देखेंगे सूजन, वो कहते हैं जी मेरा गला सूज गया है, थायराइड एनलार्ज हो जाना। इन किसी भी सिम्टम के साथ आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। आप में से किसी को भी ये अलामत आ सकती है, पेशेंट को मोशन लग सकते हैं, पेशेंट को गर्मी ज़्यादा लग सकती है। सो अगर इनमें से कोई चीज़ जो कॉन्टिन्यूसली काफ़ी अर्से से चाह रही हो, पहले कोई 1 माह से चाह रही हो, तो ज़रूर फोकस करें कि इनमें से कुछ तो नहीं है। उसके बाद अगर हमारे पास ये पेशेंट आते हैं तो अमूमन अगर हम सबसे पहले इनका फ्री T4 और TSH का टेस्ट करते हैं और उसमें अगर TSH लो लेवल पे जा रहा हो और फ्री T4 हाई हो तो हम कहते हैं कि पेशेंट का डायग्नोसिस है हाइपरथायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस। अब हाइपरथायराइडिज्म कितनी वजह से हो सकता है और क्यों हो सकता है? द मोस्ट कॉमन का जो हाइपरथायराइडिज्म का है वो है ग्रेव्स डिजीज़। ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका गिलर पूरा बढ़ जाएगा, यूनिफाइड इसमें एनलार्जमेंट हो जाएगी और उस यूनिफाइड एनलार्जमेंट के साथ आपको सारी अलामात आएंगी और साथ एंटीबॉडीज़ लेवल हम कराते हैं तो वो आपके ज़्यादा आते हैं। सो कॉमनली हम पेशेंट को चलते किस तरह हम चलते हैं, उनका फ्री T4 TSH कराते हैं। अगर वो हाइपरथायराइडिज्म है तो हम अगला टेस्ट उनका अल्ट्रासाउंड नेक कराते हैं। अल्ट्रासाउंड नेक जब कराते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये गिल्टियों वाला गिल्लर है या गिल्टियों के बगैर है। अगर गिल्टी हैं तो उसे कहते हैं नोड्यूलर गाइटर, अगर ज़्यादा गिल्टी हैं तो उसे कहते हैं मल्टी नोड्यूलर गाइटर, और अगर वो डिफ्यूज एनलार्जमेंट है तो हम इसे कहते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ये पेशेंट ग्रेव्स डिजीज़ में आएगा। सो सबसे पहले मैं आपसे सिंगल गिल्टी के गिलर को नोड्यूलर गाइटर को डिस्कस करना चाहूँगा। एक सिंपल नोड्यूलर गाइटर या मल्टी नोड्यूलर गाइटर, जब ये कोई नोड्यूल्स वाले आते हैं तो हमें इसमें परेशानी होती है। हम देखना चाहेंगे कि यार ये जो हैं ये खुदा न खास्ता को कैंसरस तो नहीं है, तो उसके लिए हमारा वर्कअप बड़ा ज़रूरी है। एक तो उसका साइज़, उसकी जो अल्ट्रासाउंड पे उसकी जो सिस्टिक है नॉन सिस्टिक है इससे आपको अंदाज़ा होता है, कैल्सीफाइड है नॉन कैल्सीफाइड है उससे अंदाज़ा होता है। सो 2 टाइप्स की अप्रोचेज इसमें अपनाई जाती हैं। एक अप्रोच तो ये होती है कि जब पेशेंट इस तरह आता है तो हम उसको कहते हैं कि आप थायराइड स्कैन कराएं काइंडली अपना। उसमें हमें हॉट या कोल्ड नोड्यूल आ जाता है। अगर हॉट नोड्यूल है तो उसमें हमें परेशानी नहीं होती, अगर कोल्ड नोड्यूल है तो हमें परेशानी होती है और हम चाहते हैं कि उसकी FNAC या बायोप्सी करा के डायग्नोज कर लिया जाए कि वाकई कि ये नॉर्मल है, बिनाइन है, या खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ये कोई कैंसर फॉर्म में है।
और अगर वो कैंसर फॉर्म में है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से चला जाता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल होती है, और उसका एक्सटेंशन के साथ देखा जाता है कि वो कहाँ पे स्प्रेड किया कि नहीं किया। अगर सिंपल नोड्यूलर गाइटर है या मल्टी नोड्यूलर गाइटर है और उसमें आपको गिल्टी वाले गिलर में आपके पास जो आपने उसका स्कैन कराया और वो उसमें नॉर्मल आ जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो अपने जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि उसको डायग्नोज करके उसका इलाज कर सके, और इलाज करने के मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे उसमें भी। वो पेशेंट और डॉक्टर्स की अपनी है कि वो कौन से ट्रैक पे चलना चाहते हैं। नंबर 1 पे आप दवाई शुरू करेंगे जो कि गोली फॉर्म में आती है, नियोमर्काजोल के नाम से आती है, प्रोपाथायोरेसिल के नाम से आती है। आप वो शुरू करते हैं और उसको इस्तेमाल करके अपने थायराइड फंक्शन टेस्ट को सबसे पहले नॉर्मल करते हैं। अगर आपके थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आ जाए उसके बाद आपके पास ट्रैक है। अगर नोड्यूलर गाइटर है या मल्टी नोड्यूलर गाइटर है तो उसके ट्रैक के हम डिस्कशन करें तो आपको डॉक्टर ये भी कहता है हम ये दवाई जारी रखें और उस पर डिस्कस करेंगे हम क्या करें। अगर आप कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मैं दवाई तो ज़्यादा खाना नहीं चाहता, तो उसके बाद एक ऑप्शन ये भी आ सकता है कि आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन के कतरे पिला जाएं जिससे आपके गिलर के जो हिस्सा है वो जल जाए। नहीं तो तीसरे नंबर पर यह भी हो सकता है कि सर्जरी के ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन होती हैं अगर आपका जो नोड्यूलर या मल्टी नोड्यूलर गाइटर है वो बिनाइन है, उसमें आपको किसी किस्म की कोई कैंसर या मेलिग्नेंसी नहीं मिली। अगर मेलिग्नेंसी मिलती है तो सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन और वही ऑप्शन है जिसको अचीव किया जाता है। नंबर 2 पे जो हम ग्रेव डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। ग्रेव डिजीज़ मोस्ट कॉमन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि आपको ये हाइपरथायराइडिज्म क्रिएट करता है। अगर किसी पेशेंट को ग्रेव डिजीज़ हो गई है और आप उसका अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसकी जो एंटीबॉडीज़ लेवल्स कराते हैं, जो इसकी एंटीबॉडी होती हैं और TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कराते हैं आप, और अगर वो भी पॉजिटिव आ जाती है तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली डायग्नोसिस बन जाए कि नहीं यार ये पेशेंट हमारा ग्रेव डिजीज़ का है। अब ग्रेव डिजीज़ में नंबर 1 ऑप्शन जो ये होती है कि आप दवाई खाना शुरू करें नियोमर्काजोल, और आप उस दवाई को लेके चलें और आप उससे आप यूथायराइड हो, आपका थायराइड का टेस्ट नॉर्मल हो, तो हम देखते हैं 1 से 1.5 साल में इस दवाई को चला के आपकी दवाई को ओमिट करके रोक के देखा जाता है। अगर आपको दवाई छोड़ने के बाद 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि 3 to 7 ईयर्स तक आपको वो पेशेंट यूथायराइड रहते हैं, मीन्स नॉर्मल रहते हैं, और बाकी पेशेंट आपके वापस रिलैप्स कर जाते हैं। सो देखना होगा कि कौन सा पेशेंट रिलैप्स करता है और कौन सा नहीं करता। अगर रिलैप्सिंग के बाद भी ऑप्शन ये हो सकती है कि जी आप मेडिसिन टैबलेट फॉर्म यूज़ कर लें या फिर अगली ऑप्शन पे चले जाएं। अगली ऑप्शन इसके लिए क्या है, इसके लिए भी रेडियो एक्टिव आयोडीन के कतरे हैं जो पीने से आपके गिलर जल जाएगा। वो किन पेशेंट में नहीं पिलाए जाते, जिनकी आइज इन्वॉल्व होती हैं इसमें, एक्सोएथालमस मीन जिनकी आंखें बाहर आना शुरू होती हैं हाइपरथायराइडिज्म में, उनमें वो कतरे नहीं पिलाए जाते, उनको बेहतर करके किया जाता है। उसके अलावा जो पेशेंट प्रेग्नेंट हो उनको ना किया जाता है, और जो पेशेंट कंसीव करने का प्लान कर रहा हो वो क्योंकि कार्सियोजेनिक होते हैं तो हम कहते हैं जनाब अगर आप ये कतरे पिएंगे तो इसके 6 महीने तक आप कंसीव नहीं करेंगी। उसके बाद जो इस ऑप्शन के अलावा तीसरी ऑप्शन हमारे पास है कि पेशेंट की सर्जरी करा दी जाए, सब टोटल थायरॉइडेक्टमी हो जाए। तो अगर उसके बाद भी याद रखिएगा कि जो हाइपरथायराइडिज्म है इसका रिज़ल्ट 2 टाइप्स में आप एट द एंड जा सकते हैं। एक रिज़ल्ट तो आपका ये हो सकता है कि आप यूथायराइड हो गए और अल्लाह ताला ने आप पे करम किया, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी है। नंबर 2 पे आप रिलैप्स करके आ सकते हैं, और अगर आप सर्जिकल ऑप्शन या आप रेडियो एक्टिव आयोडीन पे जाते हैं या टैबलेट लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो यू विल बी हाइपोथायराइड, अब हाइपोथायराइड हो जाएंगे। और हाइपोथायराइड एट द एंड हमने जिस तरह पहले अपनी वीडियो में डिस्कस किया था लास्ट टाइम वीडियो पे कि हाइपोथायराइड होंगे तो आपको थायरॉक्सिन लेनी पड़ेगी। सो एट द एंड हाइपरथायराइडिज्म कुछ मेजॉरिटी 50% पेशेंट में काफ़ी अर्से तक ये आपका यूथायराइड रह सकता है, और 50% पेशेंट जो रिलैप्स करते हैं एट द एंड सब पेशेंट को हाइपोथायराइड में कन्वर्ट होना पड़ता है। सो मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया आज के बारे में, आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि हम एक हाइपरथायराइडिज्म की सिम्टम्स क्या होती हैं, आप इसको किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं और आप इसके इलाज में क्या है और मुख्तलिफ ऑप्शन। सो अगर आप आराम से इनको सीखेंगे समझेंगे तो अगर आप अपना इलाज भी करा रहे हैं तो आपको समझ में मदद मिलेगी कि मैं किस ट्रैक पे चाह रहा हूँ और किस तरह चाह रहा हूँ। और एट द एंड मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपने जो मुआलिज से राब्ते में रहें। ये बिल्कुल मत कीजिए कि जी दवाई शुरू हो गई तो अब मैं छोड़ दूँ और 6 महीने साल के बाद डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा, बिल्कुल नहीं। और प्योर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कंसल्टेंट अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाएं ताकि आपका फ़ायदा हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह।